इंसानी बच्चा जब बहुत छोटा रहता है तो कौन मेल है और कौन फीमेल है एक्सटर्नल अपीयरेंस से ये बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाता है। 10, 11, 12 साल के उम्र तक शरीर बढ़ता है। तब भी ये डिफरेंस मेल फीमेल वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसके बाद टीन एज पार करते करते लड़कों में और लड़कियों में फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आने लगता है। अब ऐसा डिफरेंस आता क्यों है? ये डिफरेंस आने से रिप्रोडक्शन में किस तरह का हेल्प होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम इस दौरान टीन एज के दौरान कुछ जो कॉमन डेवलपमेंट्स होते हैं लड़कों में और लड़कियों में, जो सेम होता है, कॉमन डेवलपमेंट्स है, सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे कि जेनिटल एरियाज में, यहाँ इन जगहों पे जेनिटल एरियाज में और बगल में घने बाल निकल आते हैं, थिक हेयर निकल आता है। हमारा स्किन ऑयली हो जाता है और बहुत सारे पिंपल निकल आते हैं। हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंज होता है उस दौरान, टीन एज के दौरान, क्योंकि उस समय बहुत सारे हार्मोन्स ह्यूज अमाउंट में बॉडी में सिक्रेट होता है, जो हमें साइकोलॉजिकल कुछ चेंज लाता है। हम अपने बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं और ओपोजिट जेंडर के बॉडी के प्रति भी अवेयर हो जाते हैं और बहुत सा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। ये प्रकृति का दिया हुआ ट्रेट है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन लाइफ जो है लाइफ ठीक तरह से प्रोपगेट कर पाए। ये तो कुछ कॉमन जो डेवलपमेंट्स हैं जो मेल फीमेल दोनों में बराबर होता है। अब कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि मेल में अलग तरह से होता है और फीमेल में डेवलपमेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट्स अलग तरह से होता है। मेल में अगर कुछ डेवलपमेंट्स देखें, मेल में कुछ डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह का होता है। टीन एज के दौरान दाढ़ी मूंछ निकल आता है, बॉडी जो है बॉडी मस्क्यूलर हो जाता है और हमारा वॉइस डीप हो जाता है। फीमेल में अगर जेंडर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स को देखें तो चेस्ट में ब्रेस्ट निकल आता है, स्तन, और ब्रेस्ट के आगे जो निपल्स है वो डार्क हो जाता है। हिप्स वाइड हो जाता है फीमेल्स में। अगर हिप का जो मेजरमेंट है और हाइट इसका रेशियो ले तो फीमेल में ये काफी ज्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू मेल। मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है, वही चलिए देखते हैं। जो ब्रेस्ट है इसका मेन काम है मिल्क प्रोड्यूस करना। जो निपल के नीचे ये जो डक्ट है जिसे कि लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध पीने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो बच्चे के सर्वाइवल के लिए यहाँ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो ठीक से नरिश्ड हो पाए। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हिप जो है फीमेल में वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है मेल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर इस फिगर में देखें, मेल के रेस्पेक्ट में फीमेल हिप बोन जो है ज़्यादा चौड़ा होता है और यहाँ पर इस फिगर में भी आपको वही दिखेगा। ये मेल बोन है, हिप बोन है, और यहाँ पर फीमेल हिप बोन है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि फीमेल बॉडी को चाइल्ड बर्थ करना होता है, बच्चा पैदा करना होता है, ताकि बच्चा का सिर जो है वो बाहर निकल पाए, इसीलिए ये हिप बोन चौड़ा होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में। मेंस्ट्रुएशन होता है ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू का एक मिक्सचर होता है जो वजाइना से बाहर निकलता है। आप इस सेक्शन को यहाँ पर देख रहे हैं, वजाइना से बाहर निकलता है, कुछ इस तरह का फ्लूइड होता है। ये दरअसल जब हर महीने जो अंडा प्रोड्यूस करता है, ओवरी, यहाँ पर ओवरी है, ओवरी एग प्रोड्यूस करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ये जब एग प्रोड्यूस करता है और उस दौरान यहाँ पर यूटेरस में एक थिक लाइनिंग बनता है। जब वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, मेल जो गैमेट है जिसे स्पर्म कहा जाता है, स्पर्म जब उसे फर्टिलाइज नहीं करता है उस समय हर महीने ये होता है, ये टूट जाता है और ये जो लाइनिंग है यूटेरस के अंदर का लाइनिंग ये भी टूट जाता है और वहाँ से ब्लड जो है, ब्लड म्यूकस के साथ ब्लड मिला हुआ वो बाहर निकल जाता है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। अगर आप इन सारे फीचर्स को देखें,
इन सारे फीचर्स को देखने से आपको फीमेल बॉडी में ये जो डेवलपमेंट्स हुआ इसका एक ही कारण नजर आएगा, क्योंकि फीमेल को बच्चा पालना होता है, बच्चा पैदा करना होता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ने फीमेल को दिया है। तो दैट इज वाई इस तरह के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है फीमेल बॉडी में। और अगर आप मेल बॉडी में देखें तो मेल बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बॉडी बनता है, इसके बनने के पीछे यही कारण है कि हम लंबे समय तक हंटर गैदरर रहे हैं। उस दौरान चूंकि फीमेल बच्चों को पालने में व्यस्त रहा करती थी और बच्चों को बाहर निकाल के, चूंकि बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बच्चों को बाहर निकाल कर अगर शिकार किया जाए तो वो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा। तो इसीलिए फीमेल ने प्रेफर किया किसी सेफ शेल्टर में रहकर बच्चों को पालना। तो खाना वगैरह जुगाड़ करने की जिम्मेदारी जो है ऑब्वियसली ये मेल पर आया। अब मेल को बाहर निकल के हार्श कंडीशन में जाकर शिकार करके लाना होता है। तो उस एनवायरनमेंट को सरवाइव करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन के तहत जो स्ट्रॉन्गर बॉडी वाले मेल रहे वही सरवाइव कर पाए। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर एक्ट में आता है और साथ ही साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी यहाँ पर एक्ट में आता है, क्योंकि फीमेल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए उस तरह के मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया करती थी जिनके पास फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर हो। जो मेल स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले मेल होते वो ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर पाते थे ट्राइब को। तो इसीलिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुआ करता था, फीमेल्स इस तरह के मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया करती थी फैमिली बनाने में। तो इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग और नेचुरल सिलेक्शन के कारण मेल बॉडी मस्क्यूलर और स्ट्रॉन्ग बना। ये डिफरेंसेस मेनली इसीलिए है मेल और फीमेल में, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा करना होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें फीमेल और मेल बॉडी का बिल्कुल अलग डिस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चलिए अब हम वही देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसका रोल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है स्पर्म को डेवलप करना। स्पर्म इज रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाकर वो फीमेल एग जो है रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो एग है, उस एग को फर्टिलाइज करना, ये स्पर्म का काम है। स्पर्म जनरेटेड होता है टेस्टिस से, टेस्टिकल्स से। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्टिस, इसे टेस्टिस कहा जाता है। और टेस्टिस जो है एक स्किन के अंदर रहता है। यहाँ पर ये जो स्किन है इसे स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम, ये देखें टेस्टिकल्स जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये रिसाइड करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न यही है कि स्पर्म अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहता तो फिर उस टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता, स्पर्म ठीक से जनरेटेड नहीं हो पाता। स्पर्म को जनरेट होने के लिए और ठीक तरह से सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए ये जो है स्क्रोटम जो है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रोट्रूडेड होता है, बाहर की तरफ होता है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है, टेस्टिस का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहे। ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ये मेल स्पेसिफिक हार्मोन है, ये मेल ट्रेट लाता है बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही लड़कों में दाढ़ी मूंछ उगाता है। अब ये जो स्पर्म यहाँ पर बना टेस्टिस में बना, यहाँ से स्पर्म एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर से, जिसे कि वैस डेफरेंस कहा जाता है, ये वैस डेफरेंस जो है ये आपको यहाँ पर ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है ये है। तो स्पर्म जो है ये वैस डिफरेंस से ये इस तरह से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसे कुछ ग्लैंड्स मिलता है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है। इस तरह के कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं। इन ग्लैंड्स का काम ये है कि वैस डिफरेंस में कुछ फ्लूइड छोड़ता है ये, तो फिर स्पर्म जो है उन फ्लूइड्स के साथ मिक्स्ड हो जाता है और फिर आगे ये इस तरह से यहाँ से ऐसे यूरेथ्रा होके पेनस से बाहर निकल जाता है। इस फ्लूइड को सीमेन कहा जाता है। सीमेन
और जब सीमन निकलता है इस प्रोसेस को इजैकुलेशन कहा जाता है। एक इजैकुलेशन में जो सीमन निकलता है उसमें लाखों करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। अब देखते हैं इन स्पर्म्स में क्या रहता है। स्पर्म दरअसल मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसे मेल गैमेट भी कहा जाएगा। और नॉर्मल जो सेल्स है बॉडी में उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म हो या फिर फीमेल एग हो, दोनों ही केसेस में वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। सो ये जो स्पर्म का 23 क्रोमोसोम है, जब ये स्पर्म आगे चल के एग को फर्टिलाइज करता है, उसके साथ फ्यूज्ड होता है, जिस एग में 23 क्रोमोसोम्स होता है, तो ये दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम वाला सेल बनाता है, जो कि ऑब्वियसली इसे हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। तो ये स्पर्म आप यहाँ पर इस फिगर में देख पाएंगे, ये इसका सेल बॉडी है और आगे इसका एक टेल निकला हुआ है। टेल का काम ये है, ये हिलते रहता है ताकि स्पर्म आगे की तरफ बढ़ सके। इसका रोल ही है, जब इसे डिपॉजिट किया जाता है तो फिर ये आगे बढ़ते जाके अंडा में, जो फीमेल एग है, उसे जाके उसमें पेनिट्रेट करता है और उसे फर्टिलाइज करता है। यही इसका रोल है। इसीलिए इसका ये जो टेल है, ये टेल हिलते रहता है और स्पर्म आगे बढ़ते रहता है। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप ये यहाँ का हिस्सा आप इस जगह पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर आपको ओवरीज दिखेगा, ये एक ओवरी और ये दूसरा ओवरी। इसका जो काम है वो यही है कि ये एग प्रोड्यूस करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एग प्रोड्यूस करता है। वैसे जब एक बच्ची पैदा होती है तो उस समय उसके ओवरीज में हजारों इमैच्योर एग्स रहता है, और जब वो मैच्योर होती है, जब प्यूबर्टी में आती है वो लड़की, तो फिर यही एग्स मैच्योर करने लगता है। हर महीने एक एक एग ओवरी रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पर और यहाँ पर, इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो फिर अब देखिए इस एग को फर्टिलाइज होना है। कौन फर्टिलाइज करेगा? स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पर सीमेन का इजैकुलेशन होता है वजाइना के अंदर। दिस सेक्शन इज वजाइना के अंदर ये सीमेन का डिपोजिशन होता है। वही सीमेन यहाँ से सर्वक्स, इस जगह को सर्वक्स कहा जाता है, सर्वक्स। वही सीमेन यहाँ से स्पर्म्स जो है यही अंदर आता है और अंदर आके आगे चल के ये कोई एक स्पर्म सेल जो है यहाँ पर एग में जाकर चिपक जाता है और इसे फर्टिलाइज करता है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है, जिसे कि जाइगोट कहा जाता है, इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये एम्ब्रियो फिर ये इम्प्लांटेड होता है इस जगह पे, और ये जो एम्ब्रियो है इस जगह पे इम्प्लांटेड होता है। इसे कहा जाता है यूटेरस। ये जो सेक्शन है, ये जो बॉडी पार्ट है जहाँ पर इम्प्लांटेड होता है एम्ब्रियो, इसे यूटेरस कहा जाता है, यूटेरस कहा जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि यूटेरस का लाइनिंग जो है ये थिकन कर जाता है, बहुत ब्लड सप्लाई पहुंचता है इस जगह पे। और अगर मान ले ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस समय ये जो एग बना वो एग भी टूटता है और यहाँ पर जो लाइनिंग है वो लाइनिंग भी टूटता है और टूट के ब्लड और म्यूकस का जो मिक्सचर है वो यहाँ से वजाइना होते हुए वो बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। कुछ देर पहले हम लोग इसी पे बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ से ये जो एम्ब्रियो है, यही एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होता है और ये जो एम्ब्रियो है ये माँ के शरीर के साथ एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर यूटेरस में जिस जगह से माँ के शरीर के साथ ये जुड़ा रहता है, इस जगह को इसे प्लासेंटा कहा जाता है। माँ के शरीर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
जिसमें कि न्यूट्रिशन भी है, वो प्लासेंटा होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए बच्चे के शरीर में पहुंचता है। और बच्चे के शरीर में जो वेस्ट बनता है वो भी इसी पाथ से माँ के शरीर में चला जाता है। बच्चा को पूरी तरह से डेवलप होने में लगभग 9 महीने लगता है। जब ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो फिर ये जो यूटेरस का जो वॉल है, ये जो मस्कुलर वॉल है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, जब ये प्रेशर अप्लाई करता है इस तरह से, तो फिर बच्चा यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये टॉपिक था स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।